गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो खास करके आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई के अंतर्गत आने वाले मूल विधि में जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया हूं कि मूल विधि के अंतर्गत आपको 3 पार्ट में इसको करके पढ़ना है। मूल विधि को खास करके आपको 3 पार्ट में करके पढ़ना है। पहला पार्ट है आईपीसी, इंडियन पैनल कोड 1860, ठीक है। उसके बाद सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। उसके बाद आपको कुछ एक्ट और अधिनियमों को पढ़ना है, जैसे यातायात अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, दहेज प्रथा या दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है। तो ऐसे ही अधिनियमों की आज चर्चा करते हुए आज का जो सेशन है या आज की जो क्लास होगी वो पर्टिकुलर क्लास है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, खास करके 1961। तो आज हम लोग डाउरी एक्ट पर बात करेंगे, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पर बात करेंगे, जो कि 1961 में सिस्टम में लाया गया और यह कंप्लीट तरीके से भारत में प्रवर्तित हुआ। तो क्यों पड़ी आखिर दहेज प्रथा पर कानून लाने की और उसे कठोरता से लागू करने की जरूरत? दहेज क्या है, इसके लिए किस ऐसे आपराधिक घटनाओं पर कौन सी मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, इसकी सुनवाई करता है, इसके लिए सजा का प्रावधान कितना है, ऐसी ढेर सारी बातों को लेकर के आज हम लोग आपके बीच में आए हैं। हम आपके बीच में आए हैं खास करके दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करेंगे इसके तमाम धाराओं की और इसकी इंपॉर्टेंस की। जैसा कि आपको पता है कि समाज में जब कोई चीज स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है, तो धीरे धीरे लोग उसके आदती होते जाते हैं और वो एक तरीके से समाज में एक ट्रेंड बन जाता है, एक परंपरा बन जाती है और हम आप उस परंपरा से अलग हट करके जानने के लिए कि तैयार नहीं होते। हम उस परंपरा में इतने बंद से जाते हैं कि उससे अलग हटना काफी दुष्कर होता है। जैसे कि कुछ परंपराएं तो एक प्रकार से देखा जाए तो एक सिस्टम में है, लोग उसको फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसी ही कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो समाज में कोढ़ की तरह, लेप्रोसी की तरह व्याप्त हैं। भाई होली के दिन हम लोग होलिका जलाते हैं, अगले दिन होली मनाते हैं। रक्षाबंधन में हम बहनें बहनें भाइयों के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। दीपक में दीपावली में हम आप दीप जलाते हैं, पटाखे बजाते हैं और अपनी खुशियां मनाते हैं। तो दिस इज अ ट्रेडिशनल, ये क्या है, यह एक परंपरा है, यह एक परंपरा है। लेकिन ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि जब आप देख सकते हैं इतिहास भरा पड़ा हुआ है कि सती प्रथा का पहला प्रमाण एरण अभिलेख में मिलता है, मतलब इतने प्राचीन अभिलेखों में भी सती प्रथा की बात की गई है। सती प्रथा क्या था? पति के मर जाने पर पति के किसी अंग वस्त्र या पति के साथ उनके शव को लेकर के चिता पर बैठ जाना। तो लोगों ने एक प्रकार से प्राचीन काल में आपको मैं बता दूं, चर्चा कर दूं कि गोस्वामी बाबा जो हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि जब मेघनाथ की हत्या की गई तो लक्ष्मण ने उनकी जब हत्या कर दी तो लक्ष्मण जी ने उनके शीश को काट करके रामा दल में लेके चले गए थे। अब सती होना था मेघनाथ की पत्नी, ठीक है, सुलोचना को सती होना था, तो अपने पति के गर्दन धड़ को लेने के लिए वह रामादल में गई और वहां पर उनको उन रामादल में उस सिर को लेने की अपील की।
तो यही कहा गया कि तुम अगर इतनी सती हो तो उसको हंसा के दिखा दो। मेघनाथ का कटा हुआ सिर हंस पड़ा था। तो ऐसी कुछ बातें हमें अपने धर्म ग्रंथों में मिलती हैं। तो सती कोई नई चीज नहीं थी, सती काफी समय से था। तो धीरे धीरे पत्नियां पत्नियां पति के मर जाने पर सती हो जाती थी, लेकिन यह एक समय के बाद ऐसे घर कर गया कि लोगों ने इसको एक परंपरा बना लिया कि बस पति मरा तो भैया सती होना ही होना होगा। महिलाएं जो सती नहीं होना चाहती थी पतियों के मरने पर, उन्हें मदिरा पिला करके, पति के शव के साथ बांध करके, गांव वाले परिवार के लोग पति के साथ ही जिंदा जला देते थे। राजा राम मोहन राय की भाभी के साथ भी ऐसी जब घटना हुई तो उन्होंने इसको खत्म करने के लिए एक बीड़ा उठाया। आपको याद होना चाहिए 1928 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के मदद से सती प्रथा पर एक कानून बनाया गया। तो ये क्या थी? एक परंपरा थी। उसी तरह से देखा जाए तो आज ये जो डॉरी है, जो एक दहेज है, यह भी एक कुप्रथा की तरह, एक कोड़ की तरह समाज में घर करता हुआ चला जा रहा है। लोगों को इससे बड़ा चैलेंज हो रहा है। एक तरह से नवी नवेली जो दुल्हन घर में गई, अपने ससुराल गई, तो उसका जीना दुश्वार हो जाता है। खास करके अगर मैं आपसे बात करूं तो एक एक घटनाएं न्यूज़पेपरों में और आपके आसपास जरूर मिल जाएंगी कि दहेज से प्रताड़ित हुई महिला की मृत्यु हो गई, ससुराल वालों ने जहर दे दिया, ससुराल वालों ने पंखे से टांग दिया। तो कहने का मतलब मात्र यह है कि दहेज आखिर आया कहां से। तो मैं सबसे पहले यह बता दूं कि जब रामचंद्र जी महाराज का विवाह हो रहा था तो मिथिला नरेश जनक जी ने भी उपहार स्वरूप राजा दशरथ जी को अयोध्या में कुछ भेंट पहुंचाया था। तो ये जो उपहार स्वरूप वाली बात है, ये उपहार एक प्रकार से दहेज का रूप धीरे धीरे लेता चला गया। और इतिहास भी गवाह है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किया हेलेना से, तो उसने भी 500 हाथियां दहेज में दी थी। तो कहने का मतलब है दहेज वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को, दहेज वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को विवाह के समय दिया जाने वाला एक उपहार हुआ करता था, जो धीरे धीरे एक प्रकार से दहेज का रूप ले लिया। जहां वर पक्ष अब इस दहेज को अपना अधिकार समझता है और डिमांड करने लगता है। उपहार में डिमांड नहीं होती, मांग नहीं होती, लेकिन ये उपहार जो अपनी पुत्री के खुशी के लिए, पुत्री की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पिता दे रहा है, ये उपहार, ये गिफ्ट अब दहेज का रूप ले लिया। एक लंबी चौड़ी लिस्ट आती है वर पक्ष के द्वारा कि इतना तो देना ही है भैया, 50 तोला है ना सोना आपको देना है तो देना है। और कार सुनिए, कार जो है सुजुकी की नहीं, BMW टाइप में है ना, अच्छी जगुआर टाइप में दीजिए। ये क्या है? ये एक ऐसा समाज में फैला हुआ कोड है, बुराई है, जो एक चैलेंज करता है एक पिता को अपनी पुत्री का व्यवस्थित तरीके से विवाह करके उसको उसके ससुराल तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए। तो कहने का मतलब आज हम लोग इसी दहेज की बात करेंगे कि किस प्रकार भारत सरकार ने इस पर एक विशेष प्रकार का एक्ट बनाया, एक अधिनियम लाया और इसको कठोरता से लागू भी कराया। तो आज हम बात करेंगे इस सेशन में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात, इसका उद्देश्य क्या है? तो मैंने आपको बताया कि यह अधिनियम दहेज लेना या देना प्रतिषिद्ध करने के लिए बनाया गया। यह अधिनियम ध्यान से देखिएगा, यह जो एक्ट बनाया गया दहेज, यह अधिनियम जो बनाया गया लेना या देना दोनों के लिए निषिद्ध करता है, रोकता है। इसका उद्देश्य क्या है? दहेज अगर आप दे रहे हो तो दिस इज अ क्राइम, अगर आप ले भी रहे हो तो यह भी एक बहुत बड़ा अपराध है। खास करके धारा 1 में साफ
इसके नाम, इसका विस्तार और इसका कब से प्रारंभ हुआ इस एक्ट का, इसी की बात किया गया है। तो खैर ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका संक्षिप्त नाम, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 इसका संक्षिप्त नाम है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 इसका संक्षिप्त नाम है। अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं तो इसका विस्तार भैया संपूर्ण भारत में है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। ठीक है, दहेज प्रथा अधिनियम जो बनाया गया 1961 में, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण या विस्तार देखा जाए तो संपूर्ण भारत में है। अगर मैं बात करूं कि इसकी प्रारंभ की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, कोई भी विधेयक कानून का रूप तभी लेता है कि जब राष्ट्रपति के द्वारा उसकी अनुमति प्राप्त हो जाए। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति की स्वीकृति इस एक्ट ने 1961 में पाया, 20 मई 1961, 20 मई 1961 में ही राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी इस एक्ट की गंभीरता को देखते हुए। अच्छा, संपूर्ण भारत में ये प्रवृत्त कब हुआ, संपूर्ण भारत में लागू कब हुआ, तो 1 जुलाई 1961। इस डेट को जरूर याद रखिए, यहां से आपको एग्जाम में 1-2 नंबर के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो इस एक्ट में ध्यान ये रखना है कि जैसे यह एक्ट राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित कब हुआ, तो मैंने आपको बताया 20 मई 1961। 20 मई 1961 में प्रेसिडेंट के द्वारा यह विधेयक अनुमोदित हुआ, अप्रूवल हुआ। जबकि संपूर्ण भारत में अगर बात किया जाए कि ये कब से लागू किया गया, तो 1 जुलाई 1961 में यह संपूर्ण भारत में प्रवर्तित हुआ। ठीक है, 1 जुलाई 1961 याद रखिएगा। अच्छा, धारा 1 क्या कहता है, याद रखिए, इसका संक्षिप्त नाम, इसका विस्तार और इसका प्रारंभ। प्रारंभ कब हुआ, 1 जुलाई 1961, विस्तार संपूर्ण भारत, नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, क्लियर रखिएगा। अच्छा, धारा 2 की बात करूं तो दहेज की परिभाषा क्या करता है, दहेज की परिभाषा देता है। तो ध्यान से सुनिएगा, किसी वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को उपहार स्वरूप या एक मूल्यवान प्रतिभूति शब्द मिलता है, जो कि आईपीसी में इसको विधिवत तरीके से समझाया गया है। आईपीसी के सेक्शन में मैं एक बार आपको ये मूल्यवान प्रतिभूति जो है इसको विधिवत तरीके से क्लियर करूंगा। फिलहाल इतना जानिए कि वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया गया एक ऐसा उपहार जो काफी कीमती हो और एक प्रकार से दहेज की परिभाषा के अंतर्गत आप ये देख सकते हैं कि पहले तो राजा महाराजा और लोग, आवाम जो जनता थी, अपनी पुत्रियों की जरूरत की चीजों को खुशी से दिया करते थे, लेकिन वर पक्ष बाद में धीरे धीरे करके इस पर अपना अधिकार समझने लगे और इसके लिए डिमांड करने लगे। और ये दहेज उपहार, जो उपहार दिया जाता है पुत्री की शादी में, लड़कियों की शादी में, इसे धीरे धीरे करके एक परंपरा के रूप में भारत में ये घर कर गया और एक कोड की तरह समाज में फैला हुआ है। तो दहेज की परिभाषा जो है वो धारा 2 में दी गई है। ठीक है, कि वर पक्ष के द्वारा, वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाने वाला जो उपहार है या जो मूल्यवान प्रतिभूति या महंगे जो उपहार या गिफ्ट हैं वो दहेज है। चलिए, धारा 3 क्या कहता है, दहेज लेने व देने के लिए शास्ति कहता है। साफ ध्यान से दीजिएगा, सुनिएगा, शास्ति मतलब होता है नियम, रूल्स। ठीक है, तो 3 में साफ कहा गया। देखिए 2 क्या कहता है, दहेज की डेफिनेशन। पहला क्या है, संक्षिप्त नाम, इसका विस्तार है ना, इसका प्रारंभ कब हुआ। 2 दहेज की डेफिनेशन कहता है, डॉरी की डेफिनेशन बताता है। 3 क्या है, दहेज लेने व देने के लिए शास्ति। दहेज लेना और दहेज देना ये दोनों अपराध है और इसके लिए क्या रूल्स होगा उसी की बात की गई है धारा 3 में। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं धारा 3 की बात करूं तो दहेज लेने और देने के लिए शास्ति। तो ध्यान रखिएगा, दहेज अगर कोई लेता है या दहेज कोई भैया मांगता है, दोनों स्थितियों पे 5 वर्ष की सजा है, 5 वर्ष की सजा है और
15,000 रुपया जुर्माना, 15,000 जुर्माना। अगर जुर्माना नहीं देते हैं तो सजा की अवधि और बढ़ जाएगी। 5 वर्ष की सजा है, 15,000 रुपया जुर्माना। अगर जुर्माना नहीं देते हैं तो सजा की अवधि और बढ़ जाएगी। एक बात और, अगर ये दहेज लेने के लिए या देने के लिए प्लस दहेज लेने के लिए कोई किसी को दुष्प्रेरित भी करता है, मतलब एग्रेसिव करता है, तो उसको भी इसी अधिनियम के अंतर्गत 5 वर्ष की सजा और 15,000 रुपया लगभग जुर्माना है। ठीक है, तो ये रहा 3। अब हम बात करते हैं धारा 4, विज्ञापन पर निषेध। धारा 4 को कहता है विज्ञापन पर निषेध, मोड ऑफ द एडिटिंग, है ना, ऑफ द डॉरी। तो डॉरी के विज्ञापन पर निषेध की बात करता है। आपको क्या लगता है कि दहेज के लिए लोग तो हैंडबिल बनवा के बांटते होंगे या पेपर में निकलवाते होंगे? नहीं, तो ये दहेज के लिए पेपर में निकलवाने या हैंडबिल पर बांटने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, दहेज के लिए बढ़ा चढ़ा करके अपनी बात रखना दहेज लेने के लिए या किसी को उकसाना दहेज के लिए, ये 4 में साफ कहा गया है कि आप ऐसे किसी भी मूवमेंट को अगर करते हुए पाए गए या आपने किसी को उकसा रहे हैं या फिर दहेज के लिए अपने आप को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, है ना, एक एडिटिंग कर रहे हैं सोसाइटी में, तो ये क्या है, ये आप धारा 4 के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब मैं अगर बात करूं धारा 5, दहेज लेने देने पर किया गया करार शून्य होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। दहेज लेने और देने पर किया गया करार शून्य होगा। इसका मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, कि दहेज लेने के लिए या दहेज देने के लिए ऐसा कमिटमेंट करता हुआ अगर कोई प्रतिबंध किया, एक कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया होगा, कोई संविदा किया गई होगी या कोई करार किया गया होगा, तो ये एक नजर में शून्य है। एक नजर में यह क्या है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने करार मान लिया कि मैं आपको बिटिया की शादी कर लीजिए, बाद में BMW दूंगा। अगर उसने लिख करके भी दे दिया है और शादी के बाद नहीं दे पा रहा है, तो इसके लिए आप कहीं अपील या प्रेजेंट नहीं कर सकते कि नहीं उसने लिख करके दिया है, तो वो करार शून्य होगा। ठीक है, अच्छा, धारा 6 क्या कहता है, दहेज पत्नी या उसके उत्तराधिकारियों के फायदे के लिए होना चाहिए। 6 साफ कहता है कि जो भी डॉरी दिया जा रहा है, जो भी दहेज दिया जा रहा है, वो डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में उस लड़की, उस गर्ल्स या उस महिला के या फिर उसके जो भी उत्तराधिकारी होंगे, मतलब उसके जो बच्चे होंगे, उसी के प्रॉफिट से ही रिलेटेड होना चाहिए, उसी के फायदे के लिए ही इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए अब हम बात करते हैं धारा 7। धारा 7 साफ कहता है, धारा 7 साफ कहता है इनका संज्ञान कौन लेगा। मतलब ऐसे अपराधों के अंतर्गत अगर कोई पकड़ा जाता है तो इनका संज्ञान कौन लेगा। ध्यान दीजिएगा, धारा 7 कहता है, चलिए आइए बात करते हैं। धारा 7 साफ कहता है, धारा 7 साफ कहता है अपराधों का संज्ञान। क्या कह रहा है बेटा, अपराधों का संज्ञान। कहा जाता है कि ऐसी स्थितियों में दहेज लेने और दहेज देने से संबंधित अपराधों का संज्ञान, अपराधों का संज्ञान अब दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा 7वां अपराधों का संज्ञान। तो इन ऐसे अपराधी को स्थिति में, अपराधी की स्थिति में जो अपराधी पकड़ा जाता है, तो ऐसे अपराधों का संज्ञान कहां होगा, सीआरपीसी
क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड 1973 है उसी के अंतर्गत प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा इसका संज्ञान लिया जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। धारा 8 क्या कहता है? इस अधिनियम में प्रत्येक अपराध जमानती असमन्नीय होगा। है ना, असमन्नीय। चलिए इन शब्दों की बात मैं करता हूं, शब्द क्या कह रहे हैं। देखिए, इस साफ कह रहा है इस अधिनियम में प्रत्येक अपराध अजमानती और असमन्नीय होगा। कहने का मतलब है कि ऐसे आपराधिक स्थिति में अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसका जमानत नहीं होगा, अजमानती है। असमन्नीय मतलब कि इसमें कोई संबंध नहीं है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि कोई ट्रैफिक पुलिस ने किसी गाड़ी वाले को पकड़ लिया तो गाड़ी वाला भी कहता है कि भैया कुछ पैसा लेकर के, है ना, रिलीज कर लीजिए अगर उम्मीद हो तो कहने का मतलब है ऐसी स्थिति में शायद कुछ जुर्माना और पैसा लेकर के वो ट्रैफिक पुलिस उस व्यक्ति को रिलीज कर दे, मुक्त कर दे। भैया हेलमेट नहीं लगाया, 500 रुपया जुर्माना तो जाओ। लेकिन ऐसे अपराधों में दहेज लेने और देने या फिर ऐसे आपराधिक स्थिति में अगर कोई पकड़ा जाता है तो इस पर कोई भी आप पनिशमेंट दे करके या कुछ ऐसा अमाउंट दे करके मुक्त नहीं हो सकते। तो ये अजमानती है और असमन्नीय है। ठीक है, इसमें सम्मान दे करके आप मुक्त नहीं हो सकते, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब देखिए 9 और 10, खास करके 9 और 10 साफ साफ आप देख लीजिए। देखिए धारा 8 कहता है, धारा 8 में आपने देखा, धारा 8 कहता है कि यह अपराध अजमानती है और असमन्नीय है। ठीक है, 8 कहता है, धारा 8 कहता है। लेकिन यही चीज अगर मैं देख रहा हूं 8 क में धारा कहता है, धारा 8 का क क्या कहता है? कुछ मामलों में सबूत का भार क्या होता है? कुछ मामलों में सबूत का भार। 8 का धारा कहता है कि कुछ मामलों में सबूत का भार, इसका मतलब है कि जैसे धारा 3 और 4 में साफ साफ चीजों को कहा गया है, ठीक है, कि आप देख रहे हैं 8 क में सबूत का भार, कहने का मतलब जो भी आपराधिक व्यक्ति पकड़ा गया है या दहेज लेने देने में जो भी आपराधिक प्रवृत्ति का या फिर इस घटना में संलिप्त पाया गया, तो ये उसी व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वाकई वो इसमें संलिप्त नहीं है, ऐसी घटनाओं में उसका कोई रोल नहीं है, तो ये सबूत का भार जो है उसी को साबित करना होगा, ये उसकी ही जिम्मेदारी होगी। ठीक है, 8 का साफ कहता है। 8 का कहता है दहेज प्रतिषेध अधिकारी, कहने का मतलब है कि धारा 8 कहता है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी, भारत सरकार को यह जिम्मेदारी होगी कि वह दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करे। 8 क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी, इसके अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। एक हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, जितना भी हो उस कंडीशन में स्थिति को समझा जाएगा। तो दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है। अब हम बात करेंगे धारा 9 और धारा 10। धारा 9 और धारा 10, चलिए दोनों को एक साथ पढ़ना है। केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार को इससे संबंधित नियम, सरकार को नियम बनाने की शक्ति, नियम की शक्ति, ठीक है। और ये कहता है राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति, ठीक है। इसको दोनों एक साथ पढ़िएगा। कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार किसी भी स्थिति में अगर उसको लगता है कि 1961 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुछ नए, है ना, एक्ट जोड़ने, कुछ नए अमेंड करके इसमें कुछ चीजों को जोड़ना चाहिए या कुछ नया चीज होना चाहिए इसमें, ऐसी स्थिति में संसद के अंतर्गत 30 दिन के अंदर अंदर एक रूलिंग के द्वारा, एक अधिनियमों के द्वारा इस अधिनियम में कुछ नए पुरानी चीजों को जोड़ा जा सकता है। तो ये धारा 9 में केंद्र सरकार को जो शक्ति दी गई है
वही धारा 10 के अंतर्गत राज्य सरकार को दी गई है कि विधानसभा में भी 30 दिन के अंदर अगर जरूरत होगी तो उस राज्य में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत किसी चीज को जोड़ करके उसको सिस्टम में फॉलो कराया जा सकता है। ठीक है, तो आपको यही 1 से 10 तक में जितनी भी धाराएं हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत इनको रिवीजन करना है। तो चलिए ऐसे ही कोई एक अच्छा सा अधिनियम और हम भारत सरकार के जो भी योजनाएं हैं और जो अधिनियम है ऐसे कुछ यूनिक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कुछ एक्सलेंट चैप्टर और टॉपिक लेकर के आपके बीच में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सभी को गुड डे, सबा खैर, धन्यवाद।